लो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख साइट्स थे, जो मेजर साइट्स थे, उसका क्लास खत्म हो गया है ना। और वहां से क्या कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको बता दिया गया, जो परीक्षा के लिए जरूरी है आपके लिए जानना। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लानिंग को। समझिएगा, देखिए, हड़प्पा सभ्यता प्राचीन, सबसे प्राचीन कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी, है ना। और उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी, उनमें से इस सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट, सबसे एडवांस नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग सिस्टम हुआ करता था। आज के क्लास में हम टाउन प्लानिंग को समझेंगे और समझेंगे कि क्या सचमुच इतना एडवांस, इतना उत्कृष्ट टाउन प्लानिंग इस शहर का हुआ करता था, जैसा कि इतिहासकारों द्वारा दावा किया जाता है ना। कुछ इतिहासकार जैसे कि मॉर्टिमर विलर है, उन्होंने इस सभ्यता के नगरवासियों को या यहाँ के लोगों के बारे में बताया और कहा कि यहाँ के लोग प्राचीन विश्व के सबसे अच्छे या सर्वश्रेष्ठ सैनिटरी इंजीनियर हुआ करते थे। पिगट ने कहा है कि यह सभ्यता एक प्रथम यानी कि फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन ऑफ साउथ एशिया, यह बात पिगट ने कहा है। इन सब चीजों को हम समझेंगे कि क्या सच में ऐसी बातें थी या नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं। टाउन प्लानिंग, देखिए, टाउन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के नगर विन्यास प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। जिस विशेषताओं के आधार पे इस टाउन प्लानिंग को, जो हड़प्पा सभ्यता का था, है ना, इसे उत्कृष्ट माना जाता है, एडवांस माना जाता है। चलिए पहले इस टाउन प्लानिंग की विशेषताओं को हम लोग समझते हैं कि क्या विशेषता थी। तो देखिए, इसकी पहली विशेषता थी ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पैटर्न। देखिए, पूरा का पूरा नगर नगर जो है, सॉरी, पूरा का पूरा नगर, जितना भी हड़प्पाकालीन नगर थे, एक पैटर्न को फॉलो करते थे, एक लेआउट को फॉलो किया करते थे, है ना। यानी कि नक्शा, एक तरीके से बताया जाए कि नक्शा, जैसे कि अगर घर हम बनाते हैं और रैंडमली कहीं पे भी दीवार खड़ा कर दें, कहीं पे भी रूम बना दें, कहीं पे उसको ढाल दें किसी तरीके से, तो घर देखने में बहुत खूबसूरत दिखेगा, है ना, नहीं, बहुत बकवास दिखेगा। लेकिन अगर उस नक्शा के आधार पे एक लेआउट बेस्ड घर बनाया जाए तो बड़ा खूबसूरत घर बनता है। ऐसे ही हड़प्पाकालीन नगर हुआ करते थे, जो पूरे नगर एक ही पैटर्न को फॉलो किया करता था। उस पैटर्न का नाम था ग्रिड पैटर्न। बिल्कुल जाल की तरह। कैसा होता था देखिएगा। ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना, यही ग्रिड पैटर्न है। इस तरीके के पैटर्न को ग्रिड, और यही पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर पूरा का पूरा हड़प्पाकालीन नगर अवस्थित थे, ऑर्गेनाइज थे। अब समझिएगा, देखिए इसमें क्या है कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये सड़क है, मेन रोड है। तो ये सड़कों को बता रहा है, इधर से ये सड़क जा रही है, इधर से ये सड़क जा रही है ना। तो ग्रिड पैटर्न हुआ करता था, जिसपे पूरा का पूरा हड़प्पाकालीन नगर अवस्थित थे, व्यवस्थित थे, ऑर्गेनाइज थे। इन सड़कों की खासियत ये थी कि ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यानी कि राइट एंगल पे, समकोण पर काटा करती थी। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि ग्रिड पैटर्न में क्या होता था कि सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, है ना। इससे क्या होता था कि पूरा का पूरा नगर जो है अलग अलग खंडों में, अलग अलग ब्लॉक्स में बट जाया करता था। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हुआ करता था, है ना। इस तरीके से अलग अलग भागों में पूरा का पूरा नगर बटा हुआ करता था। अब इनमें क्या है कि घर, मकान ये व्यवस्थित किए गए हैं, बसाए गए हैं। तो एक ऑर्गेनाइज दिखता था पूरा का पूरा नगर कि हाँ, इसे एक साइंटिफिक तरीके से बसाया गया होगा। बात समझ आ रही? तो ग्रिड पैटर्न फॉलो किया जाता था पूरे हड़प्पा सभ्यता में, वहां के नगरों में। ग्रिड पैटर्न पे ही नगरों को बसाया गया था, घरों को बनाया गया था, जहां पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, है ना। इससे पूरा का पूरा नगर जो है अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में बटा हुआ होता था। और ये सड़कें मेनली उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यानी कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये सड़कें हुआ करती थी। बात समझ आई? ये था ग्रिड पैटर्न, जो हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लानिंग की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगली विशेषता को समझते हैं। देखिए, पूरा का पूरा नगर जो है ना, वो विभाजित होता था। इसको कहेंगे डिवीजन ऑफ टाउन। दूसरा था विशेषता डिवीजन ऑफ टाउन, नगर विभाजन, है ना। अभी हमने देखा कि जब ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया जाता था तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इससे पूरा का पूरा शहर जो है अलग अलग खंडों में बटा हुआ होता था। यहाँ पर डिवीजन ऑफ टाउन क्या है कि जब नगरों को देखा गया, है ना, तो पाया गया कि यहाँ पे टाउन को मेनली, नगर को मेनली दो भागों में बांटा गया हुआ था।
क्या था? तो पहला भाग था सिटाडेल, जिसे कहते हैं दुर्ग, है ना, और दूसरा निचला नगर, लोअर टाउन। तो पूरा नगर का जो विभाजन है, टाउन का जो विभाजन है, डिवीजन है, दो भागों में मेनली किया हुआ था, सिटाडेल यानी दुर्ग और निचला नगर। पूरा नगर को दो भाग में बांट दिया गया। ये जो सिटाडेल है ना, ये वेस्ट साइड में होता था, वेस्ट में, और ये होता था ईस्ट यानी पूरब में। यहाँ तक बात क्लियर है कि पूरा का पूरा नगर को दो भागों में बांटा गया था, दुर्ग वाला भाग और निचला नगर, जिसे लोअर टाउन कहते हैं। ठीक, अब सिटाडेल की खासियत क्या थी? तो देखिए, ये ऊंचाई पर स्थित होता था, हाइट पे था। अब हाइट कहने का मतलब पहाड़ पर तो सिटाडेल नहीं था, है ना, प्राकृतिक नहीं था, नेचुरल नहीं था, इसे बनाया गया था कृत्रिम रूप से, है ना, आर्टिफिशियल हुआ करता था। हाइट देके ऊपर में दुर्ग बनाया जाता था ऊंचाई पर। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो एक नगर है, उस नगर की जो ऊंचाई है, सिटाडेल जो वहां पे मौजूद है, वो करीब 12 मीटर के हाइट पर बनाई गई है। बात समझ आई? तो सिटाडेल हुआ करता था, है ना, दुर्ग, जो ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थित हुआ करता था। इसके चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन किया हुआ होता था। अब यहाँ पे रहने वाले लोग कौन थे? तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे यानी कि सिटाडेल जो दुर्ग है, यहाँ पे रहने वाले लोग हाई प्रोफाइल लोग थे, शासक वर्ग रहता होगा या फिर अधिकारी, पुरोहित, है ना। जो एलिट ग्रुप है, अभिजात वर्ग है, वे सिटाडेल पर निवास किया करते थे। आम आदमी के निवास का स्थल दुर्ग नहीं होता था। और इस सिटाडेल के आगे में गेट लगा हुआ होता था, है ना, मेन गेट, और गेट के बगल में ही सिक्योरिटी गार्ड का भी रूम बना हुआ होता था, जो इस सिटाडेल की सुरक्षा का कार्य करता होगा। ठीक है, तो सिटाडेल और निचला नगर में शहर विभाजित होता था। सिटाडेल ऊंचाई पर स्थित होता था, वेस्टर्न पार्ट में स्थित होता था, है ना। और सिटाडेल में एलिट ग्रुप के अभिजात वर्ग के जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, उनके रहने का यह स्थान होता था। और सिटाडेल यानी दुर्ग जो है, चारों तरफ से फोर्टिफाइड होता था, सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण किया हुआ होता था सुरक्षा हेतु, है ना। अब आता है निचला नगर। देखिए, लोअर टाउन की जब हम बात करते हैं तो यह रिहायशी इलाका हुआ करता था। यह क्या था? रिहायशी इलाका था। यहाँ पे आम आदमी के रहने का जगह होता था, यानी निम्न वर्ग के लोग जो है लोअर टाउन में रहते थे, चाहे वो व्यापारी हो गया, चाहे किसान हो गया, शिल्पकार हो गया, कुम्हार हो गया, जो पॉटरी का काम कर रहा है ना, ये सभी जो है लोअर टाउन में रहा करते थे, निचला नगर में। ठीक है, तो शहर का विभाजन हो गया दो भाग में, निचला नगर और सिटाडेल। निचला नगर रिहायशी इलाका होता था, आम आदमी के रहने का जगह होता था, दिन भर का यहाँ पे काम काज चलता था, कार्य व्यापार होता था। बात समझ आ रही है? और ये ईस्टर्न साइड में होता था। यहाँ से एक बात एग्जाम्पशन में याद रखना है कि लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ पे लोथल में ये ईस्ट में ना होकर साउथ ईस्ट में था, निचला नगर साउथ ईस्ट में था। ऐसे ही याद रखना है कि जो धौलावीरा है, यहाँ पे टाउन का जो विभाजन है वो तीन भागों में किया गया है। एक तो दुर्ग हो गया यानी सिटाडेल, दूसरा है मध्य नगर, और तीसरा तीसरा है निचला नगर। ध्यान रखना है, सिटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, धौलावीरा में बटा हुआ था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन नगर है जो तीन भागों में बटा हुआ है। पूरा का पूरा नगर जो है वो दो भागों में बटा हुआ करता था, जबकि धौलावीरा तीन भागों में, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में बटा हुआ था। यहाँ पे रहने वाले लोग वही एलिट ग्रुप के थे, जबकि निचला नगर में सामान्य जनता रहा करती थी। यहाँ तक बात क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा यहाँ से, कि जो बनवाली है और सुरकोटदा, इन दोनों जगह पर सिटाडेल यानी दुर्ग और निचला नगर अलग अलग ना होकर एक साथ ही थे। मतलब दुर्ग है और दुर्ग के बगल में ही निचला नगर है। तो कुछ ऐसे में साक्ष्य प्राप्त हुए जहां से डिवीजन ऑफ टाउन को देखने को मिलता है कि अलग अलग ना होकर एक साथ है, कहीं पर तीन भागों में बटा हुआ है। तो ऐसे संख्या बहुत कम है, सिर्फ धौलावीरा, सुरकोटदा और बनवाली में ये देखने को मिलता है। अधिकतर नगर जो है दो भागों में बटे हुए हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन। क्लियर है? चलिए, तीसरी विशेषता जो थी इसकी, उसको समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की तीसरी विशेषता थी सड़क व्यवस्था। देखिए कितना उन्नत तरीके से नगरों को बसाया गया था। रोड सिस्टम ग्रीक पैटर्न को फॉलो करने के कारण हड़प्पाकालीन जो नगर थे उनकी जो सड़कें थी, है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, और इससे पूरा का पूरा नगर अलग अलग भागों में बटा हुआ होता था। ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ की सड़क व्यवस्था की बात करें तो देखिए, तीन
मुख्य सड़कें जो पाई गई हैं, 3 तरह के रोड यहाँ पे थे। एक तो मेन रोड हो गया, एक सेकेंडरी यानी सहायक रोड है, और एक जो है लेन्स यानी गली। जब हम ग्रिड पैटर्न को देखते हैं तो मेनली 2 सड़क ऐसे हैं, एक उत्तर से दक्षिण के दिशा में नॉर्थ साउथ, और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। सामान्यतः शहर के अंदर प्रवेश उत्तर दिशा को माना जाता था, कि शहर में प्रवेश जो है उत्तर दिशा से होता था। बात समझ आ रही? ऐसा समझिए कि जब हम किसी जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कोई बड़ा शहर जाते हैं, तो हम एनएच से चले जाते हैं, और वो एनएच जो होता है नेशनल हाईवे, जो शहर तक में पहुंचा देता है। उसके बाद उस शहर के अंदर भी बहुत सारे रास्ते होते हैं जो शहर को ही भ्रमण करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता था कि यहाँ से एंट्री हो गया उस नगर के अंदर, और ये पूरब से पश्चिम वाला उस नगर का ही रास्ता है। ये भी मेन रोड है, ये भी मेन रोड है ना। इसके साथ साथ गलियां होती थी, पूरा का पूरा नेटवर्क हुआ करता था सड़कों का। गली भी होती थी, सेकेंडरी रोड भी हुआ करता था, और मेन रोड भी हुआ करता था। मतलब घर से निकलो तो गली में, और गली से फिर मुख्य सड़क पकड़ के आप आना जाना कर सकते हो। बात समझ आ रही? अब समझिएगा कि ये जो गली है ये भी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। जो मेन रोड है वो तो बहुत चौड़ी हुआ करती थी, साफ सुथरी हुआ करती ही थी हड़प्पा कालीन नगरों की, लेकिन जो लेन्स थी, गलियां थी, है ना, ये भी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। और करीब 9.15 मीटर की सबसे चौड़ी नगर की गली मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सोचिए कि करीब 30-32 फीट का चौड़ा क्या था, गली था मोहनजोदड़ो में। अभी के जमाने में हम देखते हैं कि 12-14 फीट का हमें देखने को मिलता है। और सबसे छोटी वाली जो गली थी वह 3 मीटर की थी। बात समझ आई? सबसे छोटी गली 3 मीटर की, और सबसे चौड़ी गली, लेंस की बात, मेन रोड की बात नहीं हो रही, वह 9.15 मीटर की थी, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, है ना। आज हम अपने आसपास देखते हैं, मेन रोड को तो छोड़ दें, मोहल्ला में, कॉलोनी में जो सड़क है, जो रोड है ना, होता मेनली 16-18 फीट का है, लेकिन लोग घरों को बढ़ा के, तो कोई स्लैब डाल के, गाड़ी चढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, बैठने का जगह नहीं है, करके उसे 12 फीट का कर देते हैं। और सोचिए, आज से 6000 साल पहले एक सभ्यता थी जहाँ पे गली की चौड़ाई जो है वो 30-32 फीट का हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक थ्योरी काम करता है कि सड़क व्यवस्था में ये जो 90 डिग्री समकोण पर जो काटा जा रहा है, इसके पीछे एक थ्योरी की बात की जाती है जिसका नाम है विंड थ्योरी। उस थ्योरी को क्या कहा जाता है? विंड थ्योरी, ठीक है। हालांकि ये थ्योरी का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त नहीं है, कोई वैज्ञानिक तरीके से इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इस तरीके का जो रोड का कटिंग है ना, इस तरीके से सड़क आके एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, इसका फायदा ये होता था कि एक तरफ से हवा आए और दूसरे तरफ से निकल जाए। हवा का जो है एक डायरेक्शन से आए और दूसरे डायरेक्शन से निकल जाए, इससे साफ सफाई में सुविधा होती थी, ऐसा माना जाता है। इसे विंड थ्योरी कहा जाता है। हालांकि इसका कोई आर्कोलॉजिकल साक्ष्य या वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि हाँ सचमुच में ऐसा विंड थ्योरी के हिसाब से ये बनाया गया होगा, लेकिन विद्वान लोग हैं, मानते हैं कि हवा एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकल जाए तो ऑटोमेटिकली साफ सफाई सड़क की हो जाए, नगर की हो जाए, ठीक है। तो ये थी सड़क व्यवस्था। तीसरी विशेषता जो नगर विन्यास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की थी, सिंधु सभ्यता की थी, उसकी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी चौथी विशेषता। यह एक ऐसी विशेषता है जो समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें सबसे उत्कृष्ट, सबसे एडवांस सिंधु सभ्यता की थी। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली बहुत एडवांस थी, इतनी एडवांस कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रणाली अन्य किसी भी समकालीन नगरीय सभ्यताओं में मौजूद नहीं थी, जो हड़प्पा सभ्यता में थी, सिंधु सभ्यता में थी। ड्रेनेज सिस्टम समझिएगा, देखिए, जो मेन रोड हुआ करते थे, सड़क, मुख्य सड़क और गलियों के नीचे पकी हुई ईंटों से निर्मित नाली बनाई जाती थी। आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। जो मेन रोड है, जो गली है, उसके नीचे, है ना, अंडरग्राउंड क्या किया जाता था? नाली बनाया जाता था, पकी हुई ईंटों का नाली बनाया जाता था, और नाली पूरा का पूरा कवर्ड होता था, स्लैब से ढका हुआ होता था। कहीं पे खुला हुआ नाली नहीं है कि कोई भी आके उसमें गिर जाए। अब समझ आ रही? आज भी जब हम देखते हैं 5000-6000 साल बाद, तो अपने आसपास के नालियों को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे क्या होता है? सड़क बनाई जाती है, फिर समझ आता है कि अरे भाई नाली तो बना ही नहीं,
पानी कहाँ से निकलेगा? तो फिर सड़क को तोड़ा जाता है और फिर नाली बनाया जाता है ना। फिर बाद में समझ आता है कि नाली का तो ढके नहीं, तो फिर कहीं कहीं ढक दिया जाता है ना। फिर सड़क तोड़ा जाता है, नाली बनाई जाती है, नाली तोड़ा जाता है, सड़क बनाया जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है पूरा का पूरा, जब तक महान लोगों के कार्यकाल रहते हैं, और फिर खजाना खाली हो जाता है। 5,000 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी। 5,000 साल पहले मेन रोड और गलियों के नीचे अंडरग्राउंड नाली तैयार की जाती थी, वो भी पकी हुई ईंटों की। बात समझ आ रही है? तो ऐसा होता था, देखिए, हर घर से नाली निकलता था और ये नाली जाके जो गलियों की नाली है उसमें मिल जाती थी, और फिर ये नाली आगे जाके एक बड़ी नाली होती थी, है ना, जो मेन नाली होती थी, उस नाली में जाके ये गलियों वाली नाली मिल जाती थी। फिर इस नाली का पानी जो है आगे जाके नाला होता था, नाला में गिरता था और फिर शहर से बाहर चला जाता था। ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी सिस्टम थी, जिसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का। बात समझ आ रही? हर घर से नाली निकल रहा है, वो कहाँ जाके मिल रहा है? तो गलियों वाली नाली, लेंस में जो नाली है, लेंस की नाली है, उस नाली में जाके मिल गई। वहां से पानी निकला और जो मेन नाली है उस नाली में जाके मिल गया, मुख्य नाली में, और फिर वहां से पानी छन के कहाँ चला गया? नाला से होते हुए शहर से बाहर चला गया, डिस्पोज हो गया। बात समझ आई? इस मेन नाली का या जितनी भी नालियां हैं, इनकी साफ सफाई का प्रॉपर इंतजाम किया जाता था, है ना। नालियों के समय समय पे सफाई की जाती थी। बड़ी वाली जो नाली थी, जो मेन नाली थी, इसमें कचरा छानने का, यानी कि जो गंदगी है उसे छानने का भी व्यवस्था होता था। बात समझ आ रही? जगह जगह पर मैनहोल्स या इंस्पेक्शन होल्स बने हुए थे, है ना, ताकि अगर कभी निरीक्षण की जरूरत पड़े तो जाके देखा जा सके, इसको हटा के साफ सफाई किया जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं की हुई थी। सड़कों के किनारे में या तो गड्ढा खोदा हुआ होता था, किस लिए? ताकि गंदगी वहां जमा हो सके, या फिर डस्टबिन लगा होता था। जगह जगह पे सोकपिट के भी साक्ष्य मिले हैं। सोकपिट क्या होता है? तो गड्ढा खोद दिया जाता है जिसके अंदर ईंट और बालू डाल दिया जाता है, ताकि पानी जो है छन के अंदर चला जाए और जो गार्बेज वगैरह है वो ऊपर जो उसका सरफेस है उसके ऊपर रह जाए, है ना। तो जगह जगह पे सोकपिट का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये व्यवस्थाएं थी आज से 5,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में, है ना, जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जो इतना उन्नत था, इतना कमाल का था। बात समझ आई? जो आज भी कई नगरों में देखने को नहीं मिलता है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम टाउन प्लानिंग का एक हिस्सा था और बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबसे उन्नत थी, एडवांस व्यवस्था थी। उस समय के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें से सबसे उन्नत हड़प्पा सभ्यता की थी। बात समझ आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली विशेषता जो है इस सभ्यता की उसको समझते हैं। देखिए, भवन निर्माण की जब बात करते हैं तो हाउस प्लानिंग, घर भी बनाया गया था तो प्लान था, प्री प्लान था। ऐसा नहीं था कि जैसे मन वैसे बना दिया गया, है ना। बहुत नियोजित तरीके से, सोच समझ के, प्लान करके, प्री प्लान तरीके से शहर को बसाया गया था, नगरों को बसाया गया था। जब उत्खनन होता है, खुदाई होती है हड़प्पा सभ्यता की, तो दो प्रकार के भवन प्राप्त हुए। ये कौन कौन से भवन थे समझिएगा। एक भवन था सामुदायिक, जिसको पब्लिक बिल्डिंग कहेंगे। सामुदायिक भवन यानी ये था पब्लिक बिल्डिंग। और दूसरा था आवासीय भवन, रेसिडेंशियल। है ना, समझते हैं। देखिए, ये जो सामुदायिक भवन था या पब्लिक बिल्डिंग था, कहां पर स्थित होता था? तो ध्यान रखना है कि ये दुर्ग पर अवस्थित होता था। दुर्ग यानी सिटाडेल। शहर का एक भाग दुर्ग होता था, शहर का दूसरा भाग निचला नगर होता था, है ना। तो दुर्ग पर अवस्थित ही होता था सामुदायिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग्स। बात समझ आ रही? जो सिटाडेल है, जो ऊंचाई पे है, चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन होता था। जैसे मोहनजोदड़ो से जो ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है, कहां पर स्थित है? तो दुर्ग में। मोहनजोदड़ो में स्थित है। ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार दुर्ग पर अवस्थित है। ये पब्लिक बिल्डिंग था, ठीक है, चारों तरफ से फोर्टिफाइड था। अगर इसकी बात करें डायमेंशन की, तो आपको याद होगा कि ये 11.88 मीटर लंबी, 7.01 मीटर चौड़ी और 2.43 मीटर, जैसा बताया जाता है किताबों में, गहरी थी। इतना विशाल ग्रेट बाथ हुआ करता था। बात समझ आ रही? अब इस पब्लिक बिल्डिंग का यूज एलिट ग्रुप के लोग किया करते थे। इस ग्रेट बाथ की खासियत थी, विशाल स्नानागार की खासियत थी कि धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता था तो यहाँ पे या तो शासक या पुरोहित इसमें जाकर सामूहिक स्नान किया करते थे, प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए, है ना।
तो ये बातें समझ आती है। अब समझिएगा कि ये जो विशाल स्नानागार था वो किस तरीके का था। तो देखिए, एक विशाल स्नानागार हुआ करता था जो पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। दोनों तरफ से चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी उत्तर दक्षिण की दिशा में। पास में ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक कुआं होता था, एक कमरा बना हुआ था जिसमें कुआं था। कुआं किस लिए बना हुआ था? तो कुआं इसलिए बना था ताकि अगर स्नानागार में पानी कहाँ से आएगा, तो पानी उस कुआं से स्नानागार में डाला जाता था। एक इनलेट बना हुआ था जिससे कुआं से पानी निकाल के स्नानागार में डाला जाता था। एक आउटलेट था जिससे कि अगर साफ सफाई की जरूरत पड़े तो उस पानी को वहां से बाहर पास आउट किया जाता था, बाहर निकाला जाता था। और फिर ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा, उसी सिस्टम के आधार पर शहर से बाहर, नगर से बाहर उस गंदे पानी को भेजा जाता था। तो पक्की ईंटों से बना एक विशाल स्नानागार था जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी उतरने चढ़ने के लिए। पास के कमरे में कुआं था जिससे पानी इसमें डाला जाता था। एक आउटलेट बना हुआ था जहां से पानी, गंदी पानी साफ सफाई के समय में बाहर जाती थी। आसपास कमरे बने हुए थे, है ना। ये कमरे, जब वहां कोई नहाएगा तो कपड़ा कहाँ बदलने जाएगा, है ना। तो कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम की तरह ये यूज होता था। तो आसपास कमरे बने हुए थे। बात समझ आ रही? और ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड था। यहाँ तक बात समझ आई? ऐसे ही एक ग्रेट ग्रैंडरी मिलता है, ग्रेट ग्रैंडरी मोहनजोदड़ो से। ये भी पब्लिक बिल्डिंग है जो 45 मीटर चौड़ी और 15 मीटर चौड़ी और 45 मीटर लंबी थी, है ना। ग्रेट ग्रैंडरी कोठार जिसको कहते हैं, जहाँ पे अनाजों को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे खाद्यान्नों का स्टोरेज होता है, खाद्यान्नों का स्टोरेज किया जाता है ना। और ये विशाल वाला जो था अन्नागार, अन्नागार भी कहते हैं उसको, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऐसे ही 6 कोठार हड़प्पा से प्राप्त हुए। ये सभी दुर्ग पे अवस्थित थे। मोहनजोदड़ो से और असेंबली हॉल प्राप्त हुआ। सभा भवन किस लिए यूज होता होगा? सभा भवन हो सकता है कि कमर्शियल मीटिंग होता होगा, सोशल मीटिंग होता होगा, सोशल गैदरिंग होता होगा, या कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता होगा, तो उसके लिए वहां पे सम्मेलन वगैरह किया जाता रहा होगा, इसलिए उस असेंबली हॉल का निर्माण किया गया होगा। और वह कहाँ पर है? तो दुर्ग पे मौजूद है, सिटाडेल में मौजूद है। और वह भी एक पब्लिक बिल्डिंग था। बात समझ आ रही? तो 2 भवन मिले, एक आवासीय और एक पब्लिक बिल्डिंग। अब समझते हैं आवासीय भवन को। देखिए, आवासीय भवन की बात करें तो ये निचला नगर में हुआ करता था। निचला नगर यानी लोअर टाउन में हुआ करता था। ये रिहायशी इलाका होता था, यहाँ पे आम जनता रहती थी, है ना। और आम जनता का ही बना हुआ घर को रेसिडेंशियल या आवासीय कहा गया। यहाँ पे आम जनमानस के रहने का स्थान होता था। अब समझते हैं कि घर कैसे थे। देखिए, आवासीय घरों को जब देखा गया तो वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उससे पता चला कि प्रत्येक घर में आंगन होता था। जितने भी घर बनाए गए हर घर में आंगन था, किचन था, बाथरूम था, है ना। और अपना प्राइवेट कुआं हुआ करता था घर के निजी कामों के यूज के लिए, पानी का यूज के लिए। ये सारी चीजें उन घरों में मौजूद थी। आंगन, किचन, है ना, कुआं, बाथरूम, ये सभी घरों में मौजूद थे। वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा जाता था। वेंटिलेशन यानी कि सूर्य का प्रकाश आ सके, रोशनी अंदर आ सके, इसलिए हर घर में वेंटिलेशन की अच्छी अच्छी इंतजाम की हुई होती थी। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन जो है किसी भी घर का बाहर की तरफ नहीं होता था, मतलब मेन रोड की तरफ नहीं होता था। ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, ना कोई वेंटिलेटर जो मेन रोड की तरफ हो, ऐसा नहीं होता था, बल्कि आंगन की तरफ ही होता था। बात समझ आ रही? तो वेंटिलेशन था रोशनी के लिए, सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके, लेकिन वह मेन रोड की तरफ नहीं होता था, आंगन की तरफ ही होता था या बैकयार्ड में होता था। बात समझ आ रही? घरों के जो दरवाजे हैं कभी भी मेन रोड की तरफ नहीं खुला करते थे, है ना। मेन रोड की तरफ कभी भी घरों के दरवाजे नहीं खुला करते थे। सिर्फ लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ पे घरों के दरवाजे मेन रोड की तरफ खुला करते थे। बाद बाकी जितने नगर हैं उनका पीछे की तरफ खुलता था, गलियों में खुलता था। इसका एक कारण रहा होगा कि क्योंकि नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी, नगर हुआ करता था, तो रोड बिजी रहता होगा। अगर दरवाजा बाहर की तरफ हो, रोड की तरफ हो, तो हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह का खतरा हो, घर में बच्चे हो। बात समझ आ रही? और वेंटिलेशन ना होने का कारण ये भी होगा कि रोड के साइड रखोगे यार तो डस्ट आएंगे, गंदगी आएगी, घर गंदा होगा। ये भी कारण रहा होगा, इसलिए पीछे की साइड में बनाया जाता था। आगे समझिए। देखिए, इन घरों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सीढ़ियों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि घर 2 मंजिला भी उस समय रहा होगा, 2 फ्लोर का, है ना। और जो फ्लोर था वहां से साक्ष्य मिला है कि ये पक्की ईंटों को बिछाकर बनाया जाता था और प्लास्टर किया हुआ भी घरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब प्लास्टर वाला भी घर होता था। बात समझ आई? तो ये विशेषता थी यहाँ के घरों की। अब आगे समझते हैं। घर जो है पकी हुई ईंटों के, कच्ची ईंटों के भी बने होते थे। अब पूरा जब हम हड़प्पा कालीन सभ्यता को देखते हैं और यहाँ के नगरों को देखते हैं तो हमें एक
यूनिफॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, एक रूपता देखने को मिलती है, जैसा कि इतिहासकारों ने और वैज्ञानिकों ने भी कहा है। जैसे मॉर्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं कि पूरे हड़प्पा सभ्यता को देखने के बाद एक रूपता का अंदाजा होता है, एक रूपता का पता चलता है, यूनिफॉर्मेलिटी दिखती है, मतलब सभी समान दिखते हैं। इसके पीछे का एक कारण ये भी रहा होगा कि जब ये जो घर बनाए गए थे ना, और इन घरों में जो ईंट यूज किया गया था, उन ईंट का जो माप मेजरमेंट था वह सेम था। जितने भी नगर प्राप्त हुए वहां से 1:2:4 यानी 1:4 के रेशियो में ही ईंट प्राप्त हुई है। इसी डायमेंशन का ईंट हुआ करता था। बात समझ आ रही? मतलब ये मोटाई को बता रहा है, ये चौड़ाई और ये लंबाई। अगर उल्टा कर दे 4:2:1, इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, है ना। तो लेंथ अनुपात यही रहता था, लेंथ जो है वो अलग हो सकता था। और सामान्यतः सबसे प्रचलित जो ईंटों की माप थी वे थी 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। मतलब 7 सेंटीमीटर मोटी ईंट, 14 सेंटीमीटर चौड़ी ईंट और 28 सेंटीमीटर लंबी ईंट। ये सामान्यतः सबसे प्रचलित ईंट का माप था। अगर अनुपात देखोगे तो 1:2:8 है। ऐसे ही बनवाली से ना जो ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वहां पे देखा गया कि थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो साइज का डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस नहीं है। जैसे वहां से जो सबसे छोटी ईंट का साइज प्राप्त हुआ है वो था 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की सबसे छोटी ईंट। ऐसे ही एक और ईंट प्राप्त हुआ 8 का, 16 का और 32 का। और जो सबसे बड़ी ईंट का साइज आया है वह 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का था। देखिए ईंट का साइज, आकार जो है वह बड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन अनुपात जो है सब जगह क्या है? सेम है, 1:2:4। यही कारण रहा होगा कि वहां के नगरों में जो एकरूपता देखने को मिलती है, तो सेम टाइप के, सेम आकार के, सेम अनुपात के ईंटों का प्रयोग किया जाता था घरों को बनाने में, उसकी यूनिफॉर्मेलिटी देखने को मिलती थी, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो यह था भवन निर्माण। अगली विशेषता जो है इस सभ्यता की, और बहुत महान विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत उत्कृष्ट विशेषता है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। और यह विशेषता उस समय के किसी भी समकालीन सभ्यता में इतनी उन्नत सिस्टम नहीं थी जिसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, है ना। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जल प्रबंधन प्रणाली, हिंदी में कहेंगे जल प्रबंधन प्रणाली। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जल प्रबंधन प्रणाली। जल का प्रबंधन जितना उन्नत तरीके से सिंधु सभ्यता में की जाती थी, उस समय के तमाम समकालीन सभ्यताओं में किसी में इतना उन्नत, इतना प्रोग्रेस, इतना एडवांस, इतना एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। समझिएगा, देखिए हमको ये तो पता है कि जितनी भी नगरें थी हड़प्पा सभ्यता की जो भी प्राप्त हुई है, वो किसी न किसी नदी के किनारे थी। जब नदी के किनारे इतनी सारी जो नगर है वो मौजूद है, तो फिर पानी की संरक्षण करने की या उसके प्रबंधन करने की आवश्यकता क्या रही होगी? तो देखिए सारे नगर तो नहीं थे नदी के किनारे, है ना, लेकिन अधिकतर नदी के तट पर ही अवस्थित थी नगरें। अब समझिएगा कि ठीक है, नगर जो है वो नदी के किनारे तो है, लेकिन हर समय नदी में पानी हो जरूरी तो नहीं। नदी सूख भी सकती है, नदी में बाढ़ भी आ सकता है, और कई इलाके तो ऐसे थे जो नदी से काफी दूर दराज के एरिया में मौजूद थे। बात समझ आ रही? तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता तो पड़ी होगी, वाटर कंजर्वेशन की भी जरूरत पड़ी होगी, है ना। तो यही सिस्टम बताता है कि किस तरीके से उन्नत अवस्था में वहां का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का वाटर मैनेजमेंट था। समझिएगा, देखिए प्राइवेट वेल, कुआं जो है दो तरह के थे। एक होता था सार्वजनिक कुआं और एक होता था निजी कुआं, यानी प्राइवेट वेल और पब्लिक वेल। बात समझ आ रही? और अकेले करीब 700 कुआं का साक्ष्य जो है, 700, मोर देन 700 वेल्स, ये मिला है कहां से? अकेले मोहनजोदड़ो से। इसलिए मोहनजोदड़ो को, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिटी ऑफ वेल्स, कुओं का शहर, कुओं का नगर। कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब समझिएगा, देखिए कई इलाके ऐसे थे जो नदी से दूर दराज थे, नदी सूख भी जाती थी, इसलिए वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट दोनों की आवश्यकता पड़ी थी। एक एग्जांपल से समझते हैं, जो सबसे उत्कृष्ट एग्जांपल है, सबसे खूबसूरत एग्जांपल है इस सिस्टम का, धौलावीरा। और धौलावीरा जो है
सबसे उन्नत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता था। देखिए धौलावीरा ऐसी जगह पे है जहां पे मौसम शुष्क था, गर्म मौसम हुआ करता था, है ना। यहाँ पर रेनफॉल काफी कम हुआ करती थी, रेनफॉल बहुत कम था, लो रेनफॉल था, लो रेनफॉल। अब पानी कम है, गर्म जगह है, तो पानी की तो आवश्यकता बढ़ ही जाती है और जरूरत के साथ साथ इसका कंजर्वेशन करना, मैनेजमेंट करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो धौलावीरा में यह सिस्टम देखने को मिलती है। अब धौलावीरा में क्या किया गया था कि बड़े बड़े पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को काटकर रिजर्वियर बनाए गए थे, जलाशय बनाया गया था। कहाँ? धौलावीरा में। यहाँ तक बात क्लियर है? धौलावीरा में बड़े बड़े जलाशय बनाए गए, किस लिए? ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और जब सिचुएशन सही ना हो, पानी की कमी हो रही हो, तो इन पानी का उपयोग इरिगेशन के लिए, यानी खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए और तमाम चीजों के लिए उपयोग किया जा सके, है ना। क्योंकि देखिए पानी परिवहन का भी साधन हुआ करता था, सिंचाई का भी साधन हुआ करता था, बात समझ आ रही ना। तो पानी को स्टोर करने के लिए धौलावीरा में बड़े बड़े पत्थरों को काटकर जलाशय बनाया गया था। बहुत सारे ऐसे जलाशयों का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब नदी है, नदी का पानी को क्या करना है? इस स्टोरेज तक लेके आना है, यानी इस रिजर्वियर तक लेके आना है। ये क्या है? रिजर्वियर है। तो नदी का पानी को विशेष चैनल के थ्रू इसमें उतारा जाता था, मतलब चैनल बना बना के नदी के पानी को कहाँ लाया जा रहा है? रिजर्वियर तक लाया जा रहा है, ताकि जब समय पड़े तो इसका यूज किया जा सके। रिजर्वियर में जब पानी होता था तो 2-4 महीने तो निकल जाते थे, है ना, आसानी से। फिर बारिश होती, फिर पानी आता, तो फिर इस तरीके से होता था। अब समझिएगा कि ये नदी का पानी को तो अलग अलग विशेष प्रकार के चैनल बना के रिजर्वियर में डाला गया ताकि पानी स्टोरेज किया जा सके। जब बाढ़ की स्थिति हो तब क्या किया जाता था? तो समझिएगा कि जब बाढ़ हो, है ना, टेक्नोलॉजी कितनी विकसित थी, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि उस समय बाढ़ से निपटने के लिए डैम्स बनाए गए थे। बहुत सारे डैम्स का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से? धौलावीरा से। बात समझ आ रही कि नदी का पानी में अगर बाढ़ की स्थिति हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस बाढ़ के पानी की गति को कम करने के लिए डैम्स बनाए गए ताकि उस बाढ़ के पानी को भी संरक्षित किया जा सके, है ना, और रिजर्वियर को भरा जा सके। क्योंकि बाढ़ आएगा तो नदी का पानी क्या है कि बह के जाकर समुद्र में चला जाएगा, सागर में चल जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं होगा। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी के सहारे डैम्स बनाए ताकि जो पानी की गति है, बाढ़ के पानी में गति होती है, उस गति को कम किया जा सके इन डैम्स के थ्रू, और इन चैनल्स के द्वारा डैम्स का उपयोग करते हुए रिजर्वियर को भरा जा सके और पानी का स्टोरेज किया जा सके। बात समझ आई? तो ये व्यवस्था थी, ये सिस्टम था धौलावीरा में, जो हड़प्पा कालीन एक प्रमुख नगर हुआ करता था। बात समझ आई? तो सबसे उन्नत, सबसे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ का था? हड़प्पा सभ्यता का था। किस नगर का? तो धौलावीरा। बात समझ आ रही? जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को काट के जलाशय बनाए गए थे, रिजर्वियर बनाए गए थे और पानी को संरक्षित किया जाता था, मैनेजमेंट किया जाता था। बात समझ आ रही? तो ये 6 विशेषताओं में हमने समझा कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के नगरों को प्लान किया गया था, वहां के टाउन की प्लानिंग की गई थी। आई होप सारी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो हमने देखा कैसा था टाउन प्लानिंग और इसकी क्या खासियत थी, क्या खूबसूरती थी, क्या विशेषता थी। तो आगे की बातें हम अगले क्लास में करेंगे, जहाँ पे हम इकोनॉमी को समझेंगे, एग्रीकल्चर को समझेंगे, पशुपालन को समझेंगे, इंडस्ट्री को समझेंगे, ट्रेड को समझेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।